हेलो दोस्तों, मैं जसवंत राव आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं यूपी टेट 2018 के सभी गणित के कठिन प्रश्नों को आसान भाषा में आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आएगा। और अगर आप यूपी टेट या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, यदि 15 मजदूर किसी काम को 48 दिन में करते हैं तो उसी काम को 30 दिन में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। ये यूपी टेट 2021 में आया हुआ सवाल है। एक सवाल रह गया था जो कठिन प्रश्नों में था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको लाने की कोशिश किया है। कह रहा है कि यदि 15 मजदूर किसी काम को 48 दिन में करते हैं तो 30 दिन में करने के लिए कितने मज़दूरों की आवश्यकता पड़ेगी। इस सवाल को मैंने इसलिए इसके साथ रखा है क्योंकि यूपी टेट 2018 में कुछ घुमाकर थोड़ा सा डिफरेंस करके इसी सवाल को पूछा गया है। तो चलिए सवाल को देखते हैं कि 15 मज़दूर, कितने मज़दूर हैं, 15 मज़दूर कितने दिन में करते हैं, 48 दिन में। तो कह रहा है कि 30 दिन में करने के लिए कितने मज़दूरों की आवश्यकता होगी, कितने मज़दूरों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर या तो सवाल कहेगा कि 30 मज़दूर कितने दिनों में करेंगे, या फिर पूछेगा कि 30 दिन में करने के लिए कितने मज़दूरों की आवश्यकता होगी। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कितने मज़दूरों की जो संख्या होगी वो हो जाएगा 15 गुणे 48। 15 गुणा 48 मतलब पहले वाले स्टेटमेंट को आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और दूसरे वाले स्टेटमेंट में जो दिया है उससे लगा देंगे भाग। तो आपका आ जाएगा आंसर। तो 15 दूनी 30, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 24 बार। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 24 दिन। तो 15 मज़दूर किसी काम को 48 दिन में करते हैं तो 30 मज़दूर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 15 गुणा 48 और बटे में कर देंगे 30, 30 से भाग लगा देंगे, 15 दूनी 30 और 2 का भाग लग जाएगा 48 में। तो ये आंसर हो जाएगा कितना, 24 दिन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिन। देखते हैं अगला सवाल। यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी, यदि 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है, 2100 रुपये हो, या कह दिया जाए कि किसी काम को 2100 रुपये को इसको कार्य में रखा जाता है डब्लू में, इसको कार्य में रखते हैं डब्लू में। बिल्कुल वही सवाल है जो अभी हम पीछे कर चुके हैं, उसी पर आधारित ऐसे ही सवाल आपसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला 2021 में आया हुआ जो सवाल है उसमें कार्य नहीं दिया गया था, कितना कार्य किया गया है। यहाँ पर ये भी दिया गया है कितना कार्य दिया गया है, सिर्फ इतना ही अंतर है। जैसे वो सवाल किया गया था उसी तरह से, ठीक उसी तरह से ये सवाल भी करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है 6 पुरुषों की 15 दिन की मजदूरी 2100 रुपये है, तो 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी ज्ञात करो। तो इसमें से क्या ऑप्शन 2050 रुपये होगा, या 2500 रुपये होगा, या फिर 2520 रुपये होगा, या फिर 2400 रुपये होगा। तो इसमें हम आपको देखते हैं कि यहाँ पर 6 पुरुष कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में। कितना कमा रहे हैं, 2100 रुपये। तो आपको ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पिछले वाले सवाल में ये वाला वर्क नहीं दिया गया था और इस वाले में एक स्टेटमेंट दूसरा दिया गया। तो यहाँ पर कितने, हाँ क्या पूछा गया, 9 पुरुषों की 12 दिन की मजदूरी पूछी गई है। 12 दिन की मजदूरी क्या होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहला स्टेटमेंट क्या करेंगे, 15 गुणे 6 मतलब पुरुषों और दिनों का गुणनफल, और जितना कार्य किया गया उससे लगा देंगे क्या, भाग। जितना काम किया गया है उसको हम भाग लगा देंगे। दूसरी बार में कह रहा है
कि 9 पुरुष 12 दिन अगर काम करते हैं तो उनकी मजदूरी क्या होगी। तो बराबर हो जाएगा 9 में गुणा कितने दिन काम कर रहे हैं, 12 दिन, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, जो हमें रुपए निकालने हैं, जो हमें क्या निकालने हैं, रुपए, हमें रुपए निकालने हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करिए, 6 से कट जाएगा ये 6 दूनी 12, 3 से कट जाएगा ये 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, और क्या कटेगा ये 5 से ये कट जाएगा, 5 एकन 5, ये 5 चकू 20 और 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 420। इधर बचेगा कितना, 3 दूनी 6, इधर बचेगा 1 बटे 420, 1 बटे 420 बराबर हो जाएगा 3 का 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, बटे में कितना हमें निकालना है, रुपीज़ निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 6 का गुणा हो जाएगा 0 और 6 दूनी 12 हासिल 1 और 6 चौक 24 और 1 25, तो ये कितना आ गया 2520 रुपये। तो 2520 रुपये हमारा किस ऑप्शन में है, 5220 रुपये हमारा है, नहीं 2520 रुपये हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे प्रश्नों को आप कुछ नहीं करना है, तो M1 अपान W1, M1 क्या है, पहले स्टेटमेंट में कितने आदमी काम कर रहे हैं, कितने दिन काम किया है, और ये W1 दिया गया है जो पहली बार में उसने कितना काम किया है, 2100 रुपये काम किया है। किसी काम का 2/3 भाग या 1/4 भाग काम किया है, तो वो हो जाएगा W1 बराबर, दूसरा हो जाएगा M2D2 अपान W2, M2D2 अपान W2। ये W2 निकाला गया है यहाँ पर, ये W2 के रूप में क्या था, रुपए थे। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2520 रुपये। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि यदि a + b बराबर 7 है, ab बराबर 12 है, तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए। a + b बराबर 7, AB बराबर 12, तो a² + b² का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जो a + b, आप ये चीज़ याद रखें कि क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, हमें दिया गया है a + b मतलब दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दिया गया है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल योग दिया जाए, गुणनफल दिया जाए, और a² + b² पूछ सकता है, a² - b² पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है a² + b² बटे 2 का मान क्या होगा, a² - b² बटे 2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसे करके आपसे सवाल बीच बीच में पूछ सकता है। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर a + b कितना दिया गया है, 7, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का वर्ग बराबर जो गुणनफल दिया गया है 2 × 12, जो भी आएगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, - 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और 49 में से अगर 24 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 25। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको कुछ नहीं करना है, a + b दिया गया है, इसी का वर्ग करके जो गुणनफल में 2 का गुणा करके घटा देंगे तो a² + b² मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर a² + b² का मान मिल जाएगा। तो क्या करोगे आप, सिर्फ जो योगफल दिया गया है, योगफल का वर्ग करके गुणनफल में 2 का गुणा करके घटा देंगे तो a² + b² का मान मिल जाएगा। चलिए मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि a + b बराबर 7 है, ab बराबर कितना है 12 है,
ए बी बराबर 12 है। तो यहाँ पर पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें कैसे मिल सकता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल सकता है हमें किससे? अगर हम इनके दोनों पक्षों का क्या कर दें? वर्ग। दोनों पक्षों का क्या कर दें? वर्ग। अगर हम वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है बराबर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। हमसे मान पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ही रखेंगे तो 49, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 2ab। ए बी का मान दिया गया है कितना है? 12। तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2 इंटू 12, 2 इंटू 12। जब 2 इंटू 12 करेंगे तो 12 दूनी 24, 49 में से 24 घट जाएगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा? 25। तो आपको कुछ नहीं करना है, इतना काम करने के लिए आपको सिर्फ इतना सीखना है कि जब a प्लस बी मतलब दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल दिया जाए, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल दिया जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है? गुणनफल में 2 का गुणा करके योगफल के वर्ग से घटा देंगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में 94% विद्यार्थी पास हो जाते हैं तथा 33 विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। यहाँ पर जो प्रतिशत दिया गया है वो पासिंग मार्क्स का है और यहाँ पर जो संख्या दी गई है वो फेल वाले विद्यार्थियों की जो फेल हो गए। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 33। देखिए, नोटिस करते रहिए कि हमसे क्या क्या डेटा दिया गया है और हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर जो 33 दिया गया है वो फेल होने वाले परीक्षार्थी हैं और ये जो 94% है ये पास होने वाले परीक्षार्थी हैं। ये परसेंटेज है और ये संख्या है, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। प्रतिशत दिया गया है और प्रतिशत हमेशा चाहे विद्यार्थी 50 हों, चाहे विद्यार्थी 200 हों, चाहे विद्यार्थी 250 हों, चाहे विद्यार्थी 10 हों, सभी विद्यार्थी जितने होंगे सबको किस में गिना जाएगा? 100% में। सबको कितने में गिना जाता है? 100% में। वो चाहे 10 विद्यार्थी हों, 20 विद्यार्थी हों, 50 विद्यार्थी हों, वहाँ पर आपको मानना पड़ेगा ये विद्यार्थी 100% हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 100 में से 94% विद्यार्थी पास हो गए। 100 में से 94% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितने प्रतिशत हो गए? 6%। 100 में से 94 अगर घटा देंगे तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 6%। इधर लिखा है ये 6% कौन से हैं? फेल विद्यार्थी। और सवाल के अंदर फेल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, कितनी है? 33 है। तो 33 विद्यार्थी किसके बराबर होंगे? 6% के बराबर। हमें 100% पूछा गया है कि तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या क्या थी? तो हमें 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए 33 में भाग लगाएंगे 6 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से? 100 से। क्योंकि प्रतिशत हटाया जाता है तो 100 से गुणा किया जाता है। और अगर 6%, चलिए मैं आपको इधर थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मान लिया 20% बराबर 50 है, 20% बराबर 50 है तो हमें निकालना है 1%। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि 2 कलम का मूल्य अगर 10 रुपया है तो 1 कलम का मूल्य क्या होगा? 1 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा? 5 रुपये। 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा कितने रुपये हो जाएगा? 5 रुपये। 2 कलम का मूल्य अगर 10 रुपये है तो 1 कलम का मूल्य 5 रुपये।
क्यों हुआ? क्योंकि आपको 2 से भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? आधा, और आधा कितना हो जाता है? 5। अब पूछा जाए आपसे 100 कलमों का मूल्य, 100 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 में गुणे कितने से कर देंगे? 100 से। तो 100 गुणा 5 बराबर कितना हो गया? 500 रुपये। हमेशा 100 से गुणा करते हैं। पहले हम 1% अगर निकालें तो 6 का भाग लगाएंगे, और 100% निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कट जाएगा कितने से? 2 से कट जाए, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से ये कट जाएगा, 3 का 11 तिया 33, और 2 से ये कट जाएगा 50 बार। कितनी बार कटेगा? 50 बार। अब हम इसका गुणा करेंगे तो 11 पचे 55 और 11 पचे 55। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा हमारा वो होगा 550 विद्यार्थी बैठे थे। तो कितने विद्यार्थी बैठे? 550 विद्यार्थी में से 33। अब आपसे पूछ दे कि पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या फेल होने वाले विद्यार्थी घटा देंगे। फेल होने वाले विद्यार्थी अगर घटा देंगे तो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 5 में से 7 के 5 में से 10 में से 3 घटेगा 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ बचा 5। तो 517 विद्यार्थी पास हो गए और 33 विद्यार्थी फेल हो गए से है। तो अनुपात का ये सवाल यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सवाल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर दिया गया है A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 6:7। तो कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालोगे? देखिए यहाँ पर A अनुपात B, यहाँ पर B अनुपात C। देखिए B दोनों में आया है, पहले वाले अनुपात में भी B आया है और दूसरे वाले अनुपात में भी B आया है। तो ऐसी स्थिति में हमें निकालना है एक सरल अनुपात। हमें क्या निकालना है? यहाँ पर सरल अनुपात निकालना है। तो सरल अनुपात निकालने के लिए हमेशा याद रखना A अनुपात B, और जो दोनों में कॉमन है उसको कॉमन ही रखा जाएगा, उसको B को B के नीचे ही रखेंगे। तो B अनुपात C। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट होता है A का B के साथ गुणा, फिर B का B के साथ गुणा, फिर B का C के साथ गुणा। मतलब है कि यहाँ पर आपको ये उल्टा n बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है? आपको उल्टा n बनाना है। तो चलिए देखते हैं कि A अनुपात B बराबर कितना है? 3:4, 3:4। उसके बाद 6:7 है, तो 6:7 कहाँ पे लिखेंगे? 4 के नीचे, क्योंकि B वाला मान B के नीचे ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा? 6 तिया 18। उसके बाद 4 का गुणा करेंगे 6 में, तो 4 छंग कितना हो गया? 24 अनुपात। फिर 4 का गुणा किसके साथ करेंगे? 7 के साथ। देखिए 3 का 6 के साथ, फिर 4 का 6 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ। तो 4 का 7 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। अब इसमें किसी भी संख्या का अगर भाग जा रहा है, भाग जाएगा तो सभी में जाएगा, अगर नहीं देंगे भाग तो किसी में नहीं देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 18, 3 24, 3 नियम 27। 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 2 का भाग जा रहा है, शायद 2 का तो चला ही जाएगा। तो 2 नेम 18, 2 का भाग जाएगा तो ये 2 12 दूनी 24, 2 नेम 18, 2 का भाग जाएगा 12 बार, 2 का भाग जाएगा इसमें 14 बार। तो ये जो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा? A अनुपात B अनुपात C बराबर हो जाएगा 9:12:24। अब इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 9:12:24। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यह है प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि से ये सवाल है, और ऐसे प्रश्नों को बनने की प्रबल संभावना रहती है। तो ऐसे प्रश्न में आपको याद क्या रखना है कि कब हानि होगी, कब लाभ होगा।
तो लाभ कब होगा? जब क्रय वस्तुएं या लागत वस्तुएं, यहाँ पर ये दिया गया है लागत मूल्य 8 वस्तुओं के या 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल को पढ़िएगा कि यहाँ पर कह रहा है कि 10 पुस्तकों का लागत मूल्य या क्रय मूल्य, लागत मूल्य या क्रय मूल्य एक ही बात होती है। आपसे अगर पूछे 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, या फिर पूछे 10 वस्तुओं के लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पर जो सवाल दिया गया है यहाँ पर कह रहा है बराबर है। क्या दिया गया है? बराबर है। कितनी वस्तुओं का लागत मूल्य? 10 वस्तुओं का। मतलब है कि अगर लागत मूल्य या क्रय वस्तुएं ज़्यादा हैं, अगर मान लिया क्रय वस्तुएं ज़्यादा हैं, ये बात यहाँ पर याद रखना, यदि क्रय वस्तु अधिक है, यदि क्रय वस्तु अधिक है, अगर क्रय वस्तु अधिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अगर मान लिया विक्रय वस्तु अधिक है, ये पहले दिया जाता है ये क्रय वस्तुएं होती हैं, और जो बाद में दिया जाता है उसको हम मान लेते हैं वो विक्रय वस्तुएं होती हैं। अगर विक्रय वस्तुएं अधिक हैं, विक्रय वस्तु अधिक है, अगर विक्रय वस्तु अधिक है तो यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा? अगर क्रय वस्तु अधिक है तो लाभ होगा, अगर विक्रय वस्तु अधिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगी और हर कोई ये बात नहीं बताता है, तो सिर्फ इस वीडियो को सवाल लगाकर बता देते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, अगर क्रय वस्तुएं ज़्यादा हैं तो लाभ होगा, अगर विक्रय वस्तुएं ज़्यादा हैं तो हानि होगी। तो ये वाले स्टेटमेंट दोनों आप अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये चीज़ कंफ्यूज करती है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर ये हो गई क्रय वस्तु, ये क्या हो गया? क्रय वस्तु, और ये हो गया विक्रय वस्तु, ये क्या हो गया? विक्रय वस्तु। अब बताइए यहाँ पर विक्रय ज़्यादा है कि क्रय ज़्यादा है? क्या चीज़ ज़्यादा है? यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है क्रय ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत। तो लाभ बराबर आपको निकालना है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु, क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु। अब बटे में आ जाएगा कितना? विक्रय वस्तु। बटे में हमेशा रहेगा विक्रय वस्तु। अगर प्रतिशत निकालना है तो क्या कर देंगे? 100 से गुणा। प्रतिशत हमेशा आपको निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जो क्रय वस्तु है वो कितना है? 10 वस्तुएं, और 10 में माइनस और विक्रय वस्तुएं कितनी हैं? 8, और बटे में विक्रय वस्तु हो जाएगा 8, और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने? 100 से। तो यहाँ पर 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 2, और 2/8 में गुणे कितना हो जाएगा? 100। 2 से कट जाएगा ये 4 बार, 2 चाकू 8, 4 से इसको काटेंगे 25 बार। तो ये कितने प्रतिशत लाभ हो गया? 2%। आपको कुछ करना ही नहीं है, बिना कॉपी पेन उठाए ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 में से कितना घटाएंगे? 8। 10 में से 8 घटाएंगे, सीधा सीधा मालूम है कि क्रय वस्तुएं ज़्यादा हैं तो लाभ होगा। क्रय वस्तुएं अगर ज़्यादा हैं तो लाभ होगा। तो 10 में से 8 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2। और विक्रय वस्तुओं को, जो बाद वाली वस्तुएं, उसको बटे में करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो 2 से गुणा कर 2 से भाग कर देंगे, 2 चाकू 8, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार? 25 बार। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 25% क्या हो जाएगा? लाभ।
अगर यहीं पे कह दे कि 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली हानि होगी।